बिहार की अदालत में एक मुकदमा चलता है जिसमें एक आदमी के ऊपर हत्या, रंगदारी, लूटपाट समेत कई ऐसे संगीन मामले दर्ज थे। और जितनी भी सबूत, जितनी भी चीजें उस अदालत में सबमिट की जाती हैं, वो सब इस आदमी के खिलाफ थी और इसे सजा मिलना तय था। और ये बात ये आदमी भी जानता है। लेकिन जैसे ही जज साहब फैसला देना शुरू करते हैं और फैसले देने की कड़ी में पेन उठाते हैं, इस आदमी का वकील भरी अदालत में जज साहब को धमकाते हुए कहता है कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो जैसे ही आप कोर्ट से बाहर निकलोगे आपको गोली मार दी जाएगी। और इतना सुनने के बाद जज साहब को भी, उस आदमी का इतना खौफ था उस समय कि जज साहब को भी डर लग जाता है और उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए उस आदमी को, इतने सारे सबूत और सुराग होने के बावजूद, उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं एक ऐसे बाहुबली की कहानी के साथ हाजिर हुआ हूं जिसके राज में कोई डॉक्टर कितनी फीस लेगा, वो सिर्फ वही बाहुबली तय करता था। कौन सी बिल्डिंग कैसी बनेगी, ये वही बाहुबली तय करता था। एक ऐसा बाहुबली जिसके नाम के साथ डॉन का तमगा लगा था और जिसे उसके नाम से कभी लोग बुलाते नहीं थे। उसका नाम साहबुद्दीन था, लेकिन लोग उसे पूरे के पूरे उसके इलाके में साहिब कह के बुलाते थे। चाहे वहाँ के लोकल कोई पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई आम आदमी हो। उसके इलाके में, सिवान में आने के बाद पुलिस, कानून, प्रशासन, अदालत, कोर्ट, कचहरी, इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती थी। सारे मामलों के फैसले साहब खुद ही करता था। कोई भी दुकान हो, कोई भी घर हो, कोई भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी सिनेमा हॉल हो, हर जगह से उसकी फिक्स रंगदारी थी। चाहे कोई भी पुलिस वाला हो, चाहे जो हो, उसे किसी का खौफ नहीं था। यहाँ तक कि एक बार कहा जाता है कि एक बार एक एसपी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भरे बाजार में उस एसपी को थप्पड़ मार दिया था। और एक बार चुनाव के दौरान तो उसने एक एसएसपी के ऊपर गोली चला दी थी और एसएसपी जान बचा के वहां से भागा। तो सोचिए एक आदमी कितना खौफनाक था और उसकी दहशत उसके इलाके में कैसी थी। अभी कुछ लोग का मानना है कि, जो मैंने रिसर्च की तो मुझे मिला कि कुछ लोग की नज़रों में उसकी छवि एक रॉबिन हुड की भी है, क्योंकि कई लोग का मानना है कि उसने कई लोगों की काफ़ी मदद भी की। तो कई सारे पहलू हैं जो मैं धीरे धीरे करके इस कहानी में आपके सामने रखूंगा। और आज की कहानी है डॉन साहिबुद्दीन उर्फ साहिब की, जिसके ऊपर हाल में एक वेब सीरीज भी बनी है, रंगबाज 3, डर की राजनीति। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो साहिबुद्दीन उर्फ साहिब का जन्म 10 मई 1967 1967 में बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर, एक गांव है, वहां होती है। वहां साहिबुद्दीन का जन्म एक अच्छे खासे परिवार में होता है। साहिबुद्दीन शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा, घर वालों को भी लगता है कि ये पढ़ लिख के खानदान का जो वंशावली है उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन जैसे ही साहिबुद्दीन बड़ा होता है, उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी जो दिलचस्पी थी, वो पढ़ाई लिखाई से हट के राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा होने लगती है। वो भी राजनीति में उसकी जो कदकाठी, जो अपनी कदकाठी बनाना चाहता था, वो एक राजनेता के रूप में ना होके बल्कि एक बाहुबली के रूप में बनाना चाहता था, जिसकी अपने आप में पैरेलल गवर्नमेंट हो। और इन्हीं सब वजहों से वो एक दबंग छवि का व्यक्ति बनते चला गया और देखते ही देखते वो जुर्म की दुनिया में भी आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में उसने मारपीट की, कई लोगों को मारा पीटा। छोटे मोटे मामले जो गांव में होते तो किसी एक पक्ष के साथ जाके वो मारपीट के उस मामले को सुलझा देता, उसे जो सही लगता उसके साथ हो जाता और जो उसे गलत लगता उसकी मार पिटाई करता। और ऐसा करते करते 19 साल की उम्र में साहुद्दीन के ऊपर पहला मामला दर्ज होता है। पुलिस रिकॉर्ड में जो है पहला मामला 19 साल की उम्र में दर्ज हो जाता है। अब उस समय बिहार की जो राजनीति थी वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन्हीं दोनों के कंधों पे टिकी हुई थी। बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे चेहरे जो थे, माफ कीजिएगा, वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार थे। अब लालू प्रसाद की जो नज़र है वो साहिबुद्दीन पे पड़ती है कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसे दबंग छवि का लड़का जो किसी से नहीं डरता, पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं है, सबको अपने पैर की धूल समझता है, सबको अपनी जेब में रखने की चाहत रखता है। हालांकि अभी वो उसकी कदकाठी उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन उसके जो लक्षण थे वो दिखा रहे थे कि वो या तो ख़त्म हो जाएगा या तो बहुत आगे जाएगा। अब लालू प्रसाद यादव या फिर ऐसे जो नेता होते हैं, उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनके लिए ऐसे अपराध, ऐसे काम करें। तो लालू प्रसाद यादव ने अपना सीधा हाथ साहिबुद्दीन के ऊपर रखा
अब शहाबुद्दीन को एक बड़े नेता का हाथ मिल गया और शहाबुद्दीन की जो कटकाठी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और शहाबुद्दीन को जब कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव का हाथ मिला 1993 में 1993 में, उससे लेके 2001 तक लगभग 18 से ज़्यादा अपहरण, 18 से ज़्यादा हत्याएं और ऐसी कई मामले जिसमें आज तक पुलिस वालों को लाश तक हाथ नहीं लगी। ऐसे कई मामलों में शहाबुद्दीन का नाम बहुत तेजी से आया और इधर शहाबुद्दीन की जो कदकाठी है वो सीवान में बढ़ती चली गई। अब सरकार का सीधा सीधा हाथ था उसके ऊपर, तो पुलिस वाले भी उससे कुछ कहते नहीं हैं, जो भी कार्रवाई होती बस कागजों में होती। और जब पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे उसकी जो रसूख था, उसका जो दबदबा था इलाकों में बढ़ता चला गया। कोई भी मामला हो सीधे सीधे शहाबुद्दीन के पास आता और ऑन द स्पॉट फैसला होता हो, चाहे किसी ज़मीन का मामला हो, चाहे कोई घर का विवाद हो या फिर गांव देश किसी भी प्रकार की कोई विवाद हो, शहाबुद्दीन ऑन द स्पॉट बैठ के फैसला करता। और लोगों में इतनी दहशत थी कि जो शहाबुद्दीन की बात न माने वो या तो जान से जाए या तो वो इलाका छोड़ के भाग जाए। तो देखते देखते शहाबुद्दीन का अपने आप में एक पैरेलल गवर्नमेंट सीवान में चलने लगा और ये कहा जाने लगा कि पुलिस, कोर्ट, प्रशासन, कानून, इन सब की जो सीमाएं हैं सीवान में आने के बाद ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का कहा हुआ ही सही है और शहाबुद्दीन जो बोल दिया वही सत्य है। अब साहब इसकी दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितनी भी दुकानें थी सीवान में, जितनी भी दुकानें थी उनमें शहाबुद्दीन की एक फ़ोटो लगाना जरूरी था, कंपलसरी था। आप दुकान खोलिए, जहाँ पे भगवान की फ़ोटो लगी है उसके जस्ट बगल शहाबुद्दीन की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। आप भगवान को आरती दिखा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो शहाबुद्दीन की भी कीजिए। और हर दुकान से उसकी फिक्स रंगदारी थी जो शहाबुद्दीन को जाती थी, फिक्स अमाउंट में पैसा था वो शहाबुद्दीन को जाता था। और धीरे धीरे ऐसे चलता गया, सरकार का पूरा हाथ था। लेकिन जो शहाबुद्दीन पूरे देश में बनाया, शहाबुद्दीन उस साहब का नाम जो सीवान से निकल के पूरे देश में गूंजा, वैसे दो मामले थे। पहला था तेजाब कांड, जिसमें शहाबुद्दीन अपने विरोधी को जिसका उससे बहस होता है, झगड़ा होता है, उसको तेजाब से नहला के मारता है। और दूसरा था मन्ना चौधरी, जिनकी आज तक लाश न पुलिस को मिली, न उनके घर वालों को मिली, न सीआईडी को मिली, जिनकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। ये दो मामले ऐसे थे जिसके बिना पर शहाबुद्दीन का नाम बिहार से, सीवान से निकल के भारत के कोने कोने में, यहाँ तक कि विदेशों में भी शहाबुद्दीन का नाम चलने लगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो तेजाब वाला कांड है उसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने आपको भी बताया कि हर दुकान से शहाबुद्दीन का एक फिक्स वो टैक्स था जो शहाबुद्दीन को मिल रहा था। और ऐसे ही एक बार एक चंदा बाबू करके थे, उनकी दुकान पे शहाबुद्दीन के लड़के, उस समय शहाबुद्दीन जेल में बंद था, शहाबुद्दीन के लड़के जो हैं, जो उसके गुर्गे थे, वो आते हैं और 2 लाख रुपए की मांग करते हैं और कहते हैं कि 2 लाख रुपए दो। और उसमें चंदा बाबू थे नहीं, तो उनके लड़के, जो चंदा बाबू के लड़के थे 2, सतीश और गिरीश, वो वहाँ पे होते हैं। उनसे मांगा जाता है पैसा, तो वो कहते हैं कि आज तो पिताजी हैं नहीं, आप कल आइए, कल आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे दे देंगे। उन्हें भी पता था कि मना करने का कोई मतलब है नहीं, चूंकि बिहार में रहना है तो शहाबुद्दीन और साहब साहब कहना है, तो मना करने का कोई मतलब था नहीं। लेकिन उनके पिताजी थे नहीं, तो वो बोले कि पिताजी आ जाएं तो आपको पैसे दिए जाएंगे। अब ऐसा कहते हैं इधर, ये लोग कहते हैं कि नहीं अभी पैसे दो, इतना समय नहीं कि हम दोबारा आए। अब ये लोग कहते हैं कि पिताजी हैं नहीं तो हम आपको दे नहीं सकते। अब ऐसा कहते कहते दोनों पक्ष में बहस हो जाती है और शहाबुद्दीन के लोग दबंग किस्म के थे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और सतीश और गिरीश इनको मारने लगते हैं, बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी इनका जो तीसरा भाई था राजेश, वो ये चीज़ें जब देखता है कि उनके दोनों भाई पीटे जा रहे हैं, तो घर के अंदर तेजी से भागता है और अंदर जाने के बाद उसे जो वॉशरूम साफ करने वाली एसिड आती है उसे वो दिखाई देता है और वो एसिड लेके आता है और इन लोगों पे फेंक देता है, जिसके कुछ छींटे उसके अपने दोनों भाइयों पे भी पड़ते हैं और बाकी इन लोगों पे भी पड़ते हैं। और ये लोग जब तेजाब के छींटे पड़ते हैं तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं और ये बात जाके साहब को बताते हैं जो कि जेल में बंद था। अब
बिहार की सरकार की मतलब उस पे कैसा हाथ था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शहाबुद्दीन जेल में बंद था वो सिर्फ नाम के लिए जेल में बंद था। वहाँ के लोगों का मानना था, अभी भी अभी हाल में ही चंदा बाबू का इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि दिन में तो जेल में रहता था लेकिन शाम को अपने घर पे आके सोता था। जेल तो बस एक दिखावा था। और जब साबुद्दीन को ये बात पता चलती है तो शाम होने का वेट करता है, तब तक अपने लड़कों को भेज के ये सतीश, गिरीश और राजेश तीनों को पकड़वा लेता है। और पकड़वा के प्रतापपुर जो उसका गांव है वहां पे लाके एक जगह से बांध देता है, एक पेड़ में बांध देता है। शाम होती है, शहाबुद्दीन बाहर आता है। अब उसके जो लड़कों पे कुछ बूंद तेजाब के छींटे पड़े थे, वो उसको ये बात इतनी ज्यादा नागवारा हो जाती है कि ये कौन है जिसने साहिब को चैलेंज दे दिया, साहब की शख्सियत को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी। वो बड़े बड़े ड्रमों में तेजाब मंगवाता है और सतीश और गिरीश के ऊपर ये तेजाब तब तक फेंकता है जब तक इनके शरीर का एक एक मांस गल नहीं जाता और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। और हड्डियां बचने के बाद उन हड्डियों को भी टुकड़ों में कटवा के फेंकवा देता है। अब बारी आती है राजेश की। तो उसके साहिबुद्दीन के दिमाग में आता है कि अब इनके चंदा बाबू के दोनों बच्चों को तो मार दिया, अब बचा तीसरा, अगर इसे भी मार दूंगा तो चंदा बाबू कुछ देगा नहीं। ये इल्जाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चंदा बाबू ने ऑन द कैमरा, ऑन द मीडिया ये साबुद्दीन पे लगाया है। मैंने इंटरव्यू खुद देखा, तो देखने के बाद थोड़ा अजीब भी लगा। तो साबुद्दीन राजेश को एक जगह कैद करके रखता है कि अब जब चंदा बाबू आएंगे तो राजेश के बदले उनसे मैं 2.5 लाख रुपए और जो हाल में चंदा बाबू ने एक घर बनवाया था वो घर ले लूंगा। ऐसा करके वो फिर अपनी जेल में चला जाता है और वो राजेश जो है बंधा रहता है। लेकिन जब ये लोग चूंकि आमतौर पे जो ऐसे गुंडे थे पीने खाने वाले थे, ये लोग जब रात को पी के सो जाते हैं तो गलती से राजेश कहीं से खुल जाता है और वो बाजरे के खेत से छिपते हुए वहीं आसपास एक ट्रैक्टर की टाली जा रही थी गन्ने से लदी हुई, उसमें छुप के राजेश जो है भाग जाता है। और इधर अभी इन सब बातों की जो जानकारी, जो सूचना है, वो उस टाइम फोन वगैरह तो इतने थे नहीं, तो अगले दिन पेपर में निकलता है ये तेजाब कांड। और इस बात की जो चंदा बाबू जो पटना में थे वो जब पेपर पढ़ते हैं तो अपना ही नाम देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो गया। अच्छा, पेपर में तीनों का नाम आता है कि चंदा बाबू के तीनों लड़कों को मार दिया गया। तो अब चंदा बाबू आनन फानन भाग के आते हैं और पुलिस में एफआईआर करते हैं, लेकिन मामला कुछ होता नहीं चूंकि सरकार ही लालू प्रसाद यादव की थी और सरकार का पूरा पूरा हाथ था, तो एफआईआर लिखने से लोग मना कर देते हैं। अब साबुद्दीन जो है वो उस समय विधायक भी था, तो वैसे भी विधायक जी का दबदबा था, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब फिर चंदा बाबू हार नहीं मानते और आसपास के जितने विधायक, जितने सांसद हैं, सबके पास जाते हैं। लेकिन जब चंदा बाबू के मुंह से नाम निकलता शहाबुद्दीन उर्फ साहब, तो कोई भी विधायक, कोई भी, चाहे वो जज हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पुलिस वाले हो, आईजी, डीआईजी, ऐसा कौन नहीं था जिसके पास चंदा बाबू दौड़ते हुए नहीं गए मदद की गुहार लेके, न्याय की गुहार लेके। लेकिन साहेब का नाम आते ही किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि उस साहेब के खिलाफ जाके कोई बात कर सके या फिर कोई फैसला कर सके। बात आई गई हो जाती है, मामला भी दब जाता है। और इधर तब से साबुद्दीन का कद भी इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो एक बार विधायक और 4 बार का सांसद, चौथी बार भी वो सांसद बन जाता है। और साबुद्दीन की जो प्रवृत्ति थी पुलिस वालों से उसकी कभी बनी नहीं। एक बार एक मामले में एसपी साहब जाते हैं साबुद्दीन को गिरफ्तार करने, कायदे से साबुद्दीन को नहीं और उसके किसी साथी को गिरफ्तार करने जाते हैं, कोई आरजेडी की नेता को। साबुद्दीन भी वहीं था। ये बात साहबुद्दीन को इतनी नापसंद आती है कि उसने भरे बाजार में लगभग सैकड़ों लोगों के सामने एसपी को चाटा मार दिया। अब एक एसपी को चाटा लगना ये अपने आप में बेहद अजीब था पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में भी गुस्सा हो जाता है और ये पुलिस पूरी डिपार्टमेंट जो थे बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी उसके अपनी टीम लेके निकलते हैं कि आज इनकाउंटर कर देंगे। ये बात साहबुद्दीन को पता चलती है। अच्छा, उस समय एक अजीब उसने एक दिमाग भी लगाया था कि उसने जो सिवान है उसके आसपास के 20 किलोमीटर के रेंज में जो सड़कें थी उसको एकदम तोड़ के
खंडहर कर दिया था। गड्ढा नहीं, खंडहर कहना चाहूँगा कि अब कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, कोई भी ऐसी पुलिस की गाड़ी या फिर कुछ भी लेके जाए 10 की स्पीड से ज़्यादा जा नहीं सकते। यानी 20 किलोमीटर लंबी अगर सड़क ऐसी है तो आप सोचिए लगभग कितनी देर साबुद्दीन को तैयारी करने का मिल जाता। उसे पता चल जाता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो भागता नहीं, बल्कि अपने लोगों को बुलाता है और हथियारों को देता है और कहता है कि जैसा विकास दुबे ने किया था सेम वैसा उसने भी करने की तैयारी की। पुलिस वाले आते हैं और सरेंडर करने को कहते हैं तो ये सीधा सीधा AK-47 से गोली चला देता है। अब गोली दोनों तरफ से चलती है, लगभग घंटों गोली चलती है और लगभग 10 लोग मारे जाते हैं। उसमें कुछ पुलिस वाले, कुछ साबुद्दीन के लोग। अब जब पुलिस वालों के पास ज़्यादा हथियार थे, साबुद्दीन की गोलियां खत्म होने लगती हैं तो साबुद्दीन वहाँ से भागने लगता है और भाग जाता है और भाग के नेपाल चला जाता है। और पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ उसे शेर की खाल, नाइट विजन कैमरा, आधुनिक हथियार, लगभग 80 से ज़्यादा बोर की तो गोलियां मिलती हैं, 80 से ज़्यादा प्रकार की, लगभग 87 प्रकार की उसे असलहे, बंदूक, गोलियां मिलती हैं पुलिस को वहाँ पे। जिसके बारे में बाद में आपकी अदालत फिक्स हो आता है। उसमें जब साबुद्दीन से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इन सब चीज़ों के भारत सरकार से मेरे पास परमिशन है, इसलिए मैं सब चीज़ें रखता हूँ, तो ये चीज़ें गलत नहीं हैं। बारिश हो रही, मौसम थोड़ा सा, तो शायद आपको आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो जब इतना सब कुछ होता है और पुलिस वाले ऐसे मामले में दिखाते हैं कि इसके पास ये सब चीज़ें मिलती हैं, नाइट विजन कैमरा, शेर की खाल, हिरण की खाल, एक जिंदा हिरण और ऐसे कई दस्तावेज, कई ऐसे हथियार जो पाकिस्तान से संबंध रखते थे, तो एक तरह से पुलिस को ये भी शक होता है कि ये ISI का एजेंट तो नहीं या फिर ISI से संबंध उसका निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है, चूँकि सरकार RJD की थी और उसी सरकार में वो सांसद, तो उसको फिर कुछ नहीं होता। और ऐसा करते करते कई अपराध इसने किए। एक मन्ना चौधरी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो उसका भी इसने अपहरण करवाया और लाश नहीं मिली। अब कोर्ट का एक नियम है, जब तक लाश मिलती नहीं आप मर्डर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, और कोर्ट तक मामला जाता भी नहीं था। और जब ये जेल में भी बनता है, इसे सज़ा भी होती है, तो बाकायदा ये जेल में अपनी खुद की अदालत लगाता था। एक बार तो एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा प्रमोशन करवा दो, और जांच करने पे पता चलता है कि वो आदमी खुद एक पुलिस वाला था। अब सोचिए, एक जेल में बंद कैदी के पास एक पुलिस वाला आता है अपने प्रमोशन के लिए, और बाकायदा ये साहब उस शहाबुद्दीन एक फ़ोन करता है और उस आदमी का प्रमोशन हो जाता है। एक आदमी आता है एक राइफ़ल लेके, जिसका कोई काम था और वो काम हो जाता है, तो वो आदमी आके राइफ़ल गिफ्ट करता है शहाबुद्दीन उस साहब को और बताता है कि मेरा काम हो गया, इसलिए आप ये राइफ़ल मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए, वो भी जेल में। मतलब जेल उसके लिए एक आराम की जगह थी, और जेल में वो खुद की अपनी गवर्नमेंट चलाता, अपनी पैरेलल गवर्नमेंट, जिसमें बाहर से लोग आते हैं, हफ्ते में 2 दिन बाकायदा लाइन लगती, लोग आते अपनी समस्याएं बताते, और उसके शहाबुद्दीन के पास कुछ लोग बैठे रहते और जो जिनके पास फ़ोन होता और वो फ़ोन पे फैसला कर देते, और शहाबुद्दीन जो बोल देता संबंधित विभाग के पास या फिर जिसके पास होता साहब का फ़ोन जाता, साहब बोल देता, काम हो जाता। तो जेल में बंद होने का कोई मतलब नहीं था, इतनी उसकी दहशत थी, इतना उसका रुतबा था। लेकिन समय धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, बिहार की सरकार में भी उलटफेर हुआ और RJD की गद्दी चली गई। अब चूंकि RJD का सबसे खास था शहाबुद्दीन, तो जो विपक्षी नीतीश कुमार की सरकार आई उसका सबसे बड़ा विरोधी भी शहाबुद्दीन हो गया। एक एक करके शहाबुद्दीन की फाइलें खोली जाने लगी और इसके ऊपर 40 से ज़्यादा मामले इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें चंदा बाबू के लड़कों की मर्डर और मन्ना चौधरी, ये 2 मेन मामले थे। अब इधर जब नीतीश कुमार की सरकार आती है और इसके ऊपर नकेल कसी जाती है लेकिन ये चूंकि सांसद था, दिल्ली में बैठा था, तो दिल्ली की एक बिहार पुलिस की एक टीम जाती है और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके लाती है। महिलाओं की टीम थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर तो कई बार जाती हैं लेकिन पुलिस वालों को मार पीट के भगा देता था, इसलिए महिला पुलिस भेजी जाती है जो गिरफ्तार करके शहाबुद्दीन को लाती हैं। अब इधर जो राजेश, चंदा बाबू का लड़का, तेजाब कांड से भाग गया था, वो भी आके कोर्ट में अपना बयान देता है और साथ में सुरक्षा की मांग करता है कि मुझे सुरक्षा दी जाए वरना मुझे भी मार दिया जाएगा। पुलिस वाले उसे सुरक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बयान देने के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर उसकी भी गोली मारकर हत्या हो जाती है। अब शहाबुद्दीन को लगता है कि जो गवाह था उसको मार दिया गया तो शायद अब सज़ा ना हो,
लेकिन चूंकि वो बयान दे चुका था, मामला उसका दर्ज हो चुका था, रिकॉर्ड हो चुका था, तो केस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसे सज़ा के तौर पे उम्र कैद की सज़ा होती है। बाद में इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करता है, लेकिन उसे भी वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। तो इतने सब मामले होने के बावजूद उसे एक मन्ना चौधरी और एक जो ये मैंने आपको बताया चंदा बाबू के लड़कों की तेजाब से नहलाकर हत्या, इन 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। बाकी मामले अभी चल रहे हैं और चल भी क्या रहे हैं, चूँकि जब कोरोना का समय आया था तो उसी में शहाबुद्दीन को भी कोरोना हो गया और धीरे धीरे कोरोना के कारण शहाबुद्दीन की मौत हो गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। आपसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई, चूँकि घर में थोड़ी सी समस्या थी। मैं भी परिवार वाला हूँ, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बड़ी अचानक से होती हैं, तो उस पर मेरा आपका कोई जोर नहीं होता। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और कल से आपको डेली एक कहानी मिलेगी। और अगर आपको कोई और कहानी भी सुननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है वो भी अपने आप में बेहद शब्द नहीं मेरे पास, क्या ही बोलूं। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।